गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो आप, इंडियाज मिनरल रिसोर्सेज, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक, राइट। फिर भी मैं इसे रिपीट या रिवाइज करना चाहूँगा यहाँ पे। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण प्रॉपरली कवर नहीं पाए थे। और मैं कुछ एक स्टूडेंट टेस्ट बताने के कारण absent भी थे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस दिन जो बताया गया टेस्ट बताया तो टेस्ट को फुल्ली अटेंड भी करना है आप लोगों को। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस टॉपिक हियर। जैसे कि इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज की हमने बात की थी लास्ट टाइम, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको रिसोर्सेज की लिस्ट शो हो रही है। और लिस्ट में आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, माइका, लाइमस्टोन, साल्ट, ये सभी चीज़ें दिख रही है आपको। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल्स, राइट। क्योंकि लिस्ट में अलग अलग नेम्स आपको शो हो रहे हैं। तो ये पूरे इंडिया की अगर बात करें हम, तो इस इंडिया में हर किसी चीज़ में डाइवर्सिटी आपको इजीली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग वेराइटीज़ के मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं इस लिस्ट में। द प्लेट्यू रीजन, पर्टिकुलरली द छोटा नागपुर प्लेट्यू, हमारी इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन देखा जाए मिनरल्स का, तो प्लेट्यू रीजन जो है छोटा नागपुर का, वहाँ पे देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द माउंटेनस माउंटेनस एंड द नदर्न प्लेन एरिया ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो नदर्न प्लेन की या माउंटेनस एरिया की अगर हमारे कंट्री की बात करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में छोटा नागपुर का जो प्लेटो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। और ये काफ़ी हद तक हमारी जो इकोनॉमी है इन्हीं मिनरल्स के ऊपर में क्या है, यहाँ पे खड़ी देखने को मिलती है। किसी भी देश के इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट होता है, तो उस देश में जो रिसोर्सेस होते हैं उसकी यूटिलाइजेशन पे ही वो डिपेंड होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर पहले से ही डिस्कस कर लिया है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन एक एक मिनरल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम आयरन ओर की बात करेंगे। तो आयरन ओर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स। इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग स्टील। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स है और इसको स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप मैग्नीज की बात करोगे, तो मैग्नीज को भी स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली मैग्नीज हो गया, आयरन ओर हो गया, और भी बाकी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें, जिसको मिला के स्टील बनाया जाता है। और किसी भी देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो स्टील की ज़रूरत होती ही होती है। इसीलिए किसी भी देश के विकास में स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये स्टील इंडस्ट्री आयरन ओर और मैग्नीज के ऊपर में ही डिपेंड होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे इंडिया में जो आयरन ओर मिलते हैं वो किस क्वालिटी के मिलते हैं, और पूरे दुनिया में हमारी क्या पोजीशन है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर। और हमारी इंडिया के कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जो आयरन ओर के डिपॉजिट्स को बियर करते हैं, तो इसमें स्पेसिफिक मेनली उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये नेम्स बिल्कुल आपको याद रखने हैं। साथ साथ में आप मैप्स बनाइए और मैप्स में इसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए। आपके बुक्स में ऑलरेडी मैप्स देके रखे हैं, तो वहाँ से आप उसको देखोगे। हम बोलेंगे यहाँ पे कि इंडिया इज़ अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के आयरन ओर यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। और इसीलिए इन आयरन ओर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। बहुत सारी कंट्री इसको हमसे इंपोर्ट करना चाहती है, और इसीलिए हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके और एक दूसरा कारण ये भी है कि जितने आयरन ओर्स हमारे यहाँ पे मतलब जिस लेवल में हम इसको माइनिंग करते हैं, तो पूरा का पूरा हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास में उतनी ज़्यादा स्टील इंडस्ट्रीज न होने के कारण। तो ये भी इसका एक कारण है, इसको भी याद रखना है आपको। और बाकी दूसरा कारण तो मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत इसकी डिमांड है, क्योंकि कोई भी कंट्री अपना खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहेंगी, क्योंकि उनको डेवलप होना है, राइट। तो उसके लिए स्टील इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दूसरे मिनरल्स को हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज़ मैग्नीज। तो जहाँ तक मैग्नीज की बात करते हैं हम, तो ये स्टील
उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए या तो फिर बाकी दूसरे अलॉयज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको इसके पहले भी अलॉय क्या होते हैं इसके बारे में पहले से ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन मतलब पहले से ही समझाया है मैंने। मेटल अलॉय क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो आई होप कि वहाँ तक आपकी आइडिया क्लियर हो। राइट। सो मैग्नीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैग्नीज में भी इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है और उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तो इन्हीं स्टेट में ये मैग्नीज देखने को मिलता है। जनरली होता क्या है, आयरन और जहाँ पे देखने को मिलते हैं उसके आजू बाजू में ही ये मैग्नीज की भी माइनिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना है। तो मैग्नीज भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे माइनिंग किया जाता है और मैक्सिमम हिस्सा इसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाकी कंट्री को। राइट। हम बात करेंगे बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट इज द ओर फ्रॉम विच द एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। ये बात याद रखना है आपको। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये एल्यूमिनियम जो होता है वो लाइट मेटल होता है। इसको अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स, पेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स। राइट। तो इन सब के बारे में आप जानते हो। ये एग्जाम्पल आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स है बॉक्साइट के। उड़ीसा में देखने को मिलते हैं आपको, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड महाराष्ट्र। राइट। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया इज अमॉन्ग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। इट एक्सपोर्ट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टेट्स में इसके डिपॉजिट्स होने के कारण हम इसको भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और हमारे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री उतना ज़्यादा न होने के कारण हम इसको भी क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में भी ये सब इंडस्ट्री होनी चाहिए। मतलब है लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है कि इतने सारे मतलब स्टॉक्स को हम क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। हम बात करेंगे यहाँ पे कॉपर की। तो कॉपर इज यूज मोस्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स मशीनरी। सबको पता है कि कॉपर की मशीन्स बनती है, अलग अलग मशीनरीज बनती है इलेक्ट्रिक वायर्स में, इसको यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ इन एडिक्वेट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। देखो कॉपर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे यहाँ पे उसके जो डिपॉजिट्स है वो बहुत कम है। तो जितनी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे डिपॉजिट्स आपको देखने को नहीं मिलती है। और इसीलिए हमें दूसरे देशों से इसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉपर जो है वो पेरू हो गया या चिली वगैरह हो गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो राजस्थान में इसके स्टॉक देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश और झारखंड में आपको कॉपर देखने को मिलता है। राइट। हम अभी गोल्ड की बात करेंगे तो सबको पता है गोल्ड हर घर घर में होता है। फिर वो रिच हो या पुअर हो, सबकी पहली पसंद गोल्ड ही होता है। तो गोल्ड का हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। गोल्ड इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो मैं ज्वेलरी की ही बात कर रहा था। इंडिया हैज़ वेरी लिमिटेड रिजोर्स ऑफ गोल्ड एंड द एनुअल प्रोडक्शन इज़ लो। तो इंडिया में बहुत ही कम लिमिटेड गोल्ड के रिजर्व देखने को मिलते हैं और इसका जो एनुअल प्रोडक्शन होता है तो वो भी बहुत कम है। तो जिसके कारण यहाँ की जो जितनी डिमांड है लोगों की, हर घर में इसको यूज़ किया जाता है एज एन ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स। राइट। तो उस डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। गोल्ड माइंस इन द कंट्री आर कन्फाइंड टू द कोलार एरिया इन द कर्नाटका। तो हमारी इंडिया में जो गोल्ड की माइनिंग है वो कर्नाटका के कोलार एरिया में आपको देखने को मिलती है। दीज माइंस आर अमॉन्ग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो माइंस है हमारे इंडिया में, तो दुनिया में सबसे जो डीप माइनिंग्स है उनमें से एक माइनिंग इसको भी माना जाता है, विच मेक्स माइनिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो एक इसका कारण है कि यहाँ से गोल्ड को निकलना बहुत ज़्यादा खर्चे का काम है। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है वाई द गोल्ड माइनिंग आर एक्सपेंसिव इन इंडिया। तो इसका कारण आप बोल सकते हो कि these माइनिंग्स आर वेरी डीपेस्ट अमंग द वर्ल्ड माइनिंग। राइट। तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी
डीप माइनिंग है, उनमें से एक कोलार की माइनिंग भी है, और इसमें से गोल्ड बाहर निकालना बहुत ज़्यादा खर्चे का काम है, इसलिए राइट। सो बात करेंगे हम माइका की। माइका विच इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सबको पता है ये माइका, माइका की प्रॉपर्टी है। हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, और इसीलिए इलेक्ट्रिक गुड इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है एज एन रजिस्टर। इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग पेंट्स वार्निशेस बनाने में इसका यूज़ होता है। इंडियाज माइका डिपॉजिट्स आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में जो माइका के डिपॉजिट्स मिलते हैं वो पूरी दुनिया के, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं इंडिया में। तो ये बात याद रखना है। तो कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे माइका देखने को मिलता है आपको? झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड राजस्थान आर इम्पोर्टेंट माइका बियरिंग स्टेट, ये याद रखना है आपको। लाइम स्टोन की बात करेंगे हम। द सेडिमेंट्री रॉक से लाइम स्टोन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक से एक्चुअली लाइम स्टोन होते हैं। यूज इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। देखो जैसे मैंने आयरन ओर को स्मेल्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब देखो आयरन ओर, लाइमस्टोन, मैग्नीज, इन सब चीज़ों से मिला के स्टील इंडस्ट्री को क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। सिंपल बात है, क्योंकि लाइमस्टोन का यूज़ स्मेल्टिंग करने के लिए किया जाता है आयरन ओर को। आयरन ओर की जो रॉक होती है उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाइमस्टोन को स्मेल्टिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ये बात याद रखना है आपको। इसका बाकी अदर यूटिलिटीज़ क्या है, तो सीमेंट और मोर्टार जो होते हैं उनको बनाने में भी, बनाने के काम में भी ये आपके लाइमस्टोन्स आते हैं। ये बात यहाँ पे याद रखना है। आई रिपीट अगेन, सीमेंट और मोर्टार जो होते हैं उनको बनाने के काम में भी लाइमस्टोन यूज़ किए जाते हैं। द मेजर लाइमस्टोन बियरिंग स्टेट इन इंडिया आर कर्नाटका, याद रखिए नंबर 1 पे कर्नाटका आता है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मेघालय एंड छत्तीसगढ़। देखो अब तक मैंने मेघालय का नेम नहीं लिया था, जहाँ तक हमने आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, माइका की बात की थी। तो यहाँ पे मैंने मेघालय का नेम नहीं लिया था। लेकिन लाइमस्टोन के बारे में ऐसा नहीं है कि लाइमस्टोन मतलब सेडिमेंट्री रॉक मेघालय में भी देखने को मिलते हैं आपको, और इसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ में भी लाइमस्टोन का प्रोडक्शन होता है। अभी लास्टली हम बात करेंगे साल्ट की। तो साल्ट सबको पता है, हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं साल्ट को, और खाने के लिए इसका यूज़ होता है, अलग अलग डिशेस में इसको यूज़ किया जाता है, और बाकी अदर यूटिलिटीज़ भी है इसकी। तो साल्ट, वी कैन से हियर, साल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स। ओके, तो तीनों चीज़ों को याद रखना है। हमें साल्ट कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो सी से मिलता है, लेक से भी मिलता है, और रॉक से भी मिलता है, राइट। सो यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। फाइंड आउट द लेक्स, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ लेक्स फ्रॉम वी गेट वी ऑब्टेन साल्ट, राइट। हमें साल्ट जिन लेक्स से मिलता है इंडिया में, ऐसे कौन कौन से लेक्स है उनके नेम्स को आपको फाइंड आउट करना है। इट इज़ एडिड टू फूड एंड यूज इन द केमिकल इंडस्ट्री। हम बोल सकते हैं कि वो फूड में भी इसको ऐड किया जाता है और बाकी केमिकल इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट। तो इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है साल्ट का पूरे दुनिया में, क्योंकि हमारे इंडिया का जो पार्ट है, पेनिसुलर पार्ट है, तीनों साइड से वाटर बॉडी से क्या है, घिरा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया के पास में, जहाँ से हम साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इंडिया में बहुत बड़े बड़े लेक्स है, उन लेक से भी हम साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ में इंडिया का जो रॉक पैटर्न है अलग अलग स्टेट्स में, तो वो भी हमारे काफ़ी मतलब फेवरेबल है। वहाँ से भी हम इसको अलग अलग रॉक को यूज़ करते हुए साल्ट को बनाते हैं, और बाकी टैल्कम पाउडर भी कुछ रॉक्स का बनाते हैं हम, वो दूसरी चीज़ है। तो इसमें सबसे आगे कौन कौन से स्टेट है, जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये सभी जो कोस्ट लाइन वाले स्टेट है ये सबसे आगे है। क्या होता है यहाँ पे, सी वाटर को इवापोरेट किया जाता है, और जो नीचे रिमेन्स होता है वो साल्ट के फॉर्म में होता है। बाद में उसको फिल्टर विल्टर करके खाने लायक या कहीं पे दूसरी जगह पे यूज़ करने लायक साल्ट को बनाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे राजस्थान का मैं यहाँ पे वो बता दूँ आपको, एक लेक है, सांबर लेक है। तो ये एक्चुअली साल्टी है, तो सलाइन इन नेचर होने के कारण यहाँ पे साल्ट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और दूसरा एक लेक है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी है,
वहाँ पे रॉक मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में आपको, जिन रॉक्स की मदद से साल्ट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और इंडिया में जैसे बाकी दूसरे भी मिनरल्स देखने को मिलते हैं आपको, इनके अलावा जैसे जहाँ तक हमने आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, माइका, लाइमस्टोन और साल्ट की बात की, इनके अलावा बाकी जो लीड है या जिंक है, सिल्वर है, ये बाकी भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन इनके जो स्टॉक्स है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, तो उसके कारण यहाँ पे हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। और भी ऐसे कुछ मिनरल्स है जिनको अभी लिस्ट किया गया है, सर्वे किया गया है, उनके बारे में पता चला है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, लेकिन हमारे पास में एडिक्वेट टेक्नोलॉजी और कैपिटल न होने के कारण उनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उनको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे, जो कि आने वाले चैप्टर में या क्लास में उसको हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पे अभी बात करेंगे न्यू टॉपिक की। तो और टुडेज न्यू टॉपिक इज़ हियर। आपको पता ही है कि हम एनर्जी रिसोर्सेस इस चैप्टर को देख रहे हैं, और ये न्यू टॉपिक आज का हमारा है, व्हाट इज़ एनर्जी रिसोर्स। तो एक्चुअली एनर्जी रिसोर्स क्या होता है? तो जब हम एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं तो ये रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो हमें एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और जिस एनर्जी को हम अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टू कुक द फूड, या तो फिर रन मशीन्स, अलग अलग मशीन्स को चलाना, या घर में फूड को कुक करने के लिए जो एनर्जी यूज़ करते हैं हम। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? अलग अलग सोर्सेस से मिलती है, तो उन सोर्सेस को हमको यहाँ पे स्टडी करना है। जैसे घर में बहुत सारे गाँव में आपने देखा होगा, या छोटे मोटे शहरों में भी देखा होगा, जो पुअर लोग वगैरह होते हैं तो वो चूल्हे पे क्या करते हैं, अपने खाने को पकाते हैं। तो चूल्हे पे खाने को पकाते हैं, मतलब वहाँ पे वुड को यूज़ किया जाता है, लकड़े को यूज़ किया जाता है। तो ये लकड़ा क्या होता है, लकड़े से फायर प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद में उस फायर से हीट एनर्जी मिलती है, और वो उस हीट एनर्जी का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, फूड को कुक करते हैं। मशीन्स को रन वगैरह करना है। अब ये मशीन जो चलती है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक एनर्जी ही है, तो उसको हम पावर भी बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग अलग सोर्सेज से हमें मिलती है, तो उन सभी सोर्सेज को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो हम सेकेंड पॉइंट में यहाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफन कॉल्ड पावर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ यूजफुल एनर्जी। इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे थर्मल पावर हो गया। तो थर्मल पावर का कहाँ से जनरेट होता है, तो मिनरल फ्यूल से इसको थर्मल पावर को चलाया जाता है। अभी मिनरल फ्यूल्स क्या होते हैं वो आगे हम देखेंगे, जैसे कोल हो गया या पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तो ये सब मिनरल्स फ्यूल्स में आता है, विच कंटेन्स द ट्रैप सोलर एनर्जी, क्योंकि ये जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं पे सोलर एनर्जी का ट्रैप ही होते हैं। सोलर एनर्जी को मतलब इसमें स्टोर करके रखा होता है, और बाद में उसको हम दूसरे एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द वेरियस टेक्नोलॉजी, राइट। सो यहाँ पे जैसे थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर का हमने उदाहरण डिस्कस किया, वैसे ही एटॉमिक न्यूक्लियर पावर भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये न्यूक्लियर पावर जो होते हैं, तो ये कहाँ से जनरेट किए जाते हैं, मिनरल सब्सटेंसेस लाइक यूरेनियम, थोरियम। तो यूरेनियम थोरियम के लिए हमको बाहर कंट्री के ऊपर में डिपेंड रहना होता है। तो अभी अभी न्यूज़ चल रही है कि राजस्थान गुजरात वाले एरिया में यूरेनियम और थोरियम के बहुत ज़्यादा स्टॉक्स सर्वे किए गए, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में इसको भी यहाँ से निकाला जा सकता है। ये अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज एज एन पोटेंशियल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो हमारे जो नदर्न पार्ट है, ये हिमालय माउंटेन रेंज का या जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे इन मिनरल्स को देखा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल पावर जनरेट किया जाता है रनिंग वाटर से। तो मतलब इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं कि रनिंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, या तो फिर जो यूरेनियम थोरियम इसको यूज़ करते हुए एटॉमिक न्यूक्लियर पावर सेंटर को कैसे चलाया जाता है, या थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं तो उनको कैसे चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है। तो अलग अलग ये जो एनर्जी रिसोर्सेज है, इसको
टू कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो पहले इसको हम बोलेंगे कन्वेशनल और दूसरे इसको बोलेंगे हम नॉन कन्वेशनल। तो कन्वेशनल रिसोर्सेज वो सब रिसोर्सेज होते हैं जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं, राइट। और नॉन कन्वेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो इनका अल्टरनेटिव होते हैं। मतलब कन्वेशनल रिसोर्सेज जैसे अभी रनिंग वाटर ये कन्वेशनल रिसोर्स में ही आएगा, राइट। या तो फिर जो वुड वगैरह होता है या कोल होता है ये कन्वेशनल रिसोर्स में ही है, क्योंकि सदियों से इसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। भले ये नियर फ्यूचर में क्या ख़त्म भी हो सकते हैं, कुछ रिन्यू भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, व्हाट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज, एंड इट वाज ऑल अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि कन्वेशनल रिसोर्स में वुड क्या होता है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर में एक पिक्चर देख रहे हो और इस पिक्चर में आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो जैसे कि यहाँ पे फायर प्रोड्यूस हो रही है वुड को यूज़ करती है, और वुड को किस क्वांटिटी में, मतलब हमारे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, तो उसका भी पिक्चर आपके आंखों के सामने है। और इसकी जो यूटिलिटीज़ है वो रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में, जैसे कि आपको चूल्हा दिख रहा है और चूल्हे में लकड़ियाँ दिख रही है जलती हुई, तो ये खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी यूज फॉर द कुकिंग एंड हीटिंग बाय द विलेज पीपल एंड अर्बन पुअर। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि ये वुड का जो मैक्सिमम यूज़ होता है एज एन एनर्जी, तो कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज़ के लिए होता है विलेज पीपल एंड अर्बन पुअर्स द्वारा। हमारे पूरे इंडिया में ये होता है, क्योंकि इंडिया में विलेज की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है और अर्बन पुअर्स की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। ओके, सो याद रखना है, दिस वुड यूजुअली कम्स फ्रॉम ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन द नेबरहुड। तो किसी भी गांव के आजू बाजू में जो छोटा मोटा जंगल होता है, तो वहाँ से ये वुड उन लोगों को आसानी से अवेलेबल हो जाता है। देन आफ्टर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन करके फिर से फॉरेस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, भले इसमें थोड़ा टाइम लगता हो, लेकिन इसीलिए इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। बट इट मे बिकम स्केर्स इफ़ यूज अ फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेनिश बाय नेचर। देखो ये जिस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, और प्लांटेशन जो है वो हम क्या नहीं कर रहे, उतनी स्पीड से प्लांटेशन नहीं कर रहे, और एक प्लांट को या एक ट्री को प्रॉपरली ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उस हिसाब से ये जो है, तो इसकी भी स्कैरसिटी आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। और जो हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस है, तो उसमें पोल्यूशन की जो ग्रोथ हो रही है, एनवायरमेंट का जो बैलेंस डिसबैलेंस हो चुका है, तो इसमें भी काफ़ी हद तक ये कन्वेशनल सोर्स एज एन एनर्जी इसको यूज़ कर रहे हैं हम। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है, और इसमें कहीं ना कहीं पे हमें दूसरे अल्टरनेटिव्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी वगैरह हो गया, उसको यूज़ हम अभी अभी हम कर रहे हैं। या तो फिर सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, सोलर कुकर का वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जो भी चीज़ें आपको पता हो तो वो आप सजेस्ट कर सकते हो, और आंसर राइटिंग में इन सब अल्टरनेटिव्स को आपको शो करना है। हम बात करेंगे यहाँ पे, वुड इज़ नॉट अ क्लीन फ्यूल एज अ बर्निंग इट कॉजेस एयर पोल्यूशन, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूम क्रिएट होता है, इसीलिए इसको क्लीन फ्यूल नहीं बोलते हम। राइट, सो आगे बढ़ेंगे हम, मिनरल्स फ्यूल्स क्या होता है। जैसे कि मिनरल फ्यूल इज आल्सो अनदर एनर्जी रिसोर्स। तो मिनरल फ्यूल में हम बात करेंगे कि मिनरल फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वगैरह वगैरह, राइट। सो द मिनरल फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। देखो यहाँ पे आई रिपीट अगेन, द मिनरल फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम and natural gas are known as the fossil fuel because they are derived from the remains of the plants and animal। तो plants और animal के remains से ये, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के थ्रू ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, या तो फिर नेचुरल गैस है, ये जो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो इनको भी हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को भी क्या कर सकते हैं, एज एन एनर्जी रिसोर्स यूज कर सकते हैं, और करते आ रहे हैं हम लोग। तो इसकी अगर वुड के साथ में कंपैरिजन करते हो आप फॉसिल फ्यूल्स की, तो ये हाइयर हीट जनरेटिंग कैपेसिटी होती है इनकी, राइट। दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेड एज दे आर यूज। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है,
एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो इसको लाखों साल लग जाएंगे फिर से क्रिएट होने के लिए, और तब तक हम लोग तो जिंदा नहीं रहने वाले हैं, राइट। बिसाइड एज इन द केस ऑफ वुड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेस एयर पॉल्यूशन। ओके, तो इससे भी एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो इसका कम ज़्यादा प्रोपोर्शन में, लेकिन इससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। और आज की डेट में जितना भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल इन मिनरल फ्यूल्स का है, क्योंकि हर सेक्टर में इसका यूज़ होता है, मशीनरी को चलाने से लेके बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे हाउस होल्ड में भी इसका यूज़ होता है, कुकिंग के लिए भी होता है, मशीन्स को चलाने के लिए भी होता है, राइट। तो मिनरल फ्यूल्स में वन बाय वन हम देखेंगे, जैसे कि कोल को सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कोल को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कोल फॉर्मेशन क्या होता है, हाउ कोल वाज फॉर्म। तो बिफोर द डायनासोर्स मेनी जाइंट प्लांट्स डाइड इन द स्वैम्प, जैसे पिक्चर में देख रहे हो, बिफोर द 300 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये जो स्वैम्पी एरिया होता है, तो इस एरिया में क्या जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, मरने के बाद में ये रेसिड्यू इनके जो रिमेन्स होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर में लेयर, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर एंड सो ऑन लेयर्स क्या हो जाती है, लेयर से कवर हो जाती है। उसके बाद में होता क्या है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द प्लांट्स वेयर बुरीड अंडर वाटर एंड डर्ट। तो जो भी वाटर है या डर्ट है उसमें, अगर एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें आप, ये तो हमने लैंड की बात की, तो एक्वेटिक हैबिटेट में भी वैसा ही होता है कि 100 ऑफ मिलियंस ईयर्स पहले से अगर बात करें तो एक्वेटिक हैबिटेट में जो एनिमल्स है या प्लांट्स है, वहाँ का वेजिटेशन है, ये सब डेड होने के बाद में उस डर्ट में और वाटर में क्या हो जाता है, पूरी तरह से बुरीड हो जाता है। और बाद में जब हीट एंड प्रेशर इसके ऊपर में ये दोनों फैक्टर काम करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लेयर चढ़ने के कारण, लेयर से कवर होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ऊपर से बन जाता है और उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद में ये जलने लगते हैं, और उसके बाद में एक प्रोसेस से जो चीज़ें फॉर्म होती है उसको हम यहाँ पे कोल बोलते हैं। Coal was formed over the millions of years from the remains of the plants growing in the marshes। ये पॉइंट आपको याद रखना है आपको। तो ये लाखों सालों की एक प्रक्रिया है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं मार्श एरिया में, क्या हुआ, मार्श एरिया में क्या होते हैं, जब ये बुरीड हो जाते हैं तो उसके बाद में एक प्रेशर और हीट के कारण कोल यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। द रिमेन्स सैंक अंडर द वाटर, जो भी रिमेन्स है वो पानी के अंदर में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। एंड एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन द लो ऑक्सीजन अंडर वाटर, और आपको पता ही है जितना ज़्यादा मतलब डीप वहाँ पे वाटर हो उतना ही वहाँ पे ऑक्सीजन की जो लेवल होती है वो क्या होती है, लो होती है उसमें। तो यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होने के कारण कार्बन क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है। और जितना ज़्यादा कार्बन फ्री होगा उतना ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का वहाँ पे कोल या बाकी मिनरल फ्यूल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एज अर्थ मूवमेंट। और आपको पता ही है जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी आपको, प्लेट टेक्टोनिक्स बताया था। तो अर्थ के प्लेट की जो मूवमेंट्स होती है तो उनके कारण क्या होता है, कहीं पे लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, तो कहीं पे जो लैंडफॉर्म होते हैं वो क्रस्ट के नीचे चले जाते हैं, मेंटल में चले जाते हैं। तो देखा जाता है इन सब के चलते हुए वहाँ पे जो एक प्रेशर और हीट वाला इक्वेशन बन जाता है। तो अल्टीमेटली ये सब कारण होते हैं कूल को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो इस स्क्रीन का आप स्नीप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको अच्छी तरह से बाद में भी रीड करो और समझने की कोशिश करो, राइट। तो ये जो कोल फॉर्म होता है, तो देखो इस पिक्चर से आपको समझने में मदद मिलेगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये नेचुरल वेजिटेशन है हमारा अर्थ सरफेस पे, और यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी है। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले भी था और आज की भी डेट में था। तो लेकिन ये हर चीज़ यहाँ पे मतलब डेथ होती है इसकी, और डेथ होने के बाद में ये रिमेन्स एक तो पानी में क्या हो जाते हैं, बुरीड हो जाते हैं, या तो फिर लैंड में सॉइल में बुरीड हो जाते हैं, और इसके ऊपर में अलग अलग लेयर्स क्या होती है, बनती है। तो यहाँ पे जितनी भी लेयर्स दिख रही है आपको, ये अलग अलग कोल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है, ये वाली ब्लैक जो स्ट्रिप देख रही है, एंथ्रासाइट टाइप का यहाँ पे कोल देखने को मिलता है। और ये देखिए यहाँ पे जो नीचे और ऊपर से जो एरो दिख रहे हैं, ये प्रेशर है, क्योंकि टॉप में जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा और नीचे से भी प्रेशर होगा।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट को फेस करना होता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें क्या होगी, बुरीड होंगी, वो सब जल जाएंगी और उसके बाद में यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दो तीनों चारों लेयर में आपको कार्बन दिखना यहाँ पे कोल देखने को मिलता है, और बाकी मिनरल्स भी बाकी 12 मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इनकी कार्बन होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, और उसके अलग अलग कारण होते हैं। तो यहाँ पे इसके जो नेम्स दिए, सबसे ऊपर वाली लेयर में जो होता है वो पीट होता है, उसके बाद में लिग्नाइट होता है, और उसके बाद में लास्ट वाली जो लेयर है उसमें ये एंथ्रोसाइट टाइप का कोल होता है। तो आगे देखेंगे कि हम कोल के टाइप्स कौन कौन से हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, राइट। सो देखो यहाँ पे स्लाइड के ऊपर में आपको इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट, ये एरो लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिख रहा है, और एक एरो है जो राइट टू लेफ्ट आते हुए दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, राइट। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, तो वहाँ उस कोल को अगर आप क्या करोगे, एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करोगे, तो उसमें से फ्यूम वगैरह बहुत ज़्यादा निकलेगा, डस्ट बाहर निकलेगा, और वो हमारे मतलब एक अच्छा एनर्जी सोर्स नहीं होगा जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट, और जिसमें बहुत ज़्यादा हीट और कार्बन कंटेंट है, वो बहुत अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है, एक एज एन फ्यूल उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, सबसे पहले कार्बन का जो पहला टाइप है उसमें आता है पीट, जिसको हम नॉट अ कोल, एक्चुअली एक कोल नहीं होता है, फिर भी एक कोल का टाइप होता है। तो इसमें कार्बन जो होता है अबाउट 25 से 40 या कभी कभी 55% भी आपको देखने को मिलता है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वालिटी का हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ों को ध्यान से सुनना है, भले ही ये वीडियो प्रीमियर्ड होने के बाद में फिर से इसको एक बार रिपीट करके देख लेना आप लोग। तो पहला जो टाइप है कोल का वो है पीट, जो कि नॉट अ कोल, हम इसको कोल नहीं बोलते लेकिन कोल का टाइप है ये। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्बन की क्वांटिटी, अगर कार्बन का रेशो देखो इसमें, तो 25%, 20% से लेके 40, कभी 55 भी देखने को मिलता है, राइट। टू पार्शियली डिकेड प्लांट मैटर इन द स्वैम्प एंड बॉक्स, लो हीट कंटेंट। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस देखने को मिलता है, जो स्वैम्पी एरिया होते हैं, दलदल वाले एरिया होते हैं, हमेशा मतलब वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता हो, बड़े बड़े मतलब ट्रीज हो, प्लांट्स हो। तो ऐसे एरिया में जो प्लांट और एनिमल के रेसिड्यूज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं स्वैम्पी एरिया में। उस एरिया में इस टाइप का कोल आपको देखने को मिलता है। तो ये लेस हीट प्रोड्यूसिंग कोल है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता है आपका कोल का टाइप लिग्नाइट। तो इसमें 40 to 55% आपको कार्बन की संख्या देखने को मिलती है, और इसमें जो मॉइस्चर होते हैं, वाटर मॉइस्चर, तो एज़ कम्पेयर टू पीट थोड़े कम होते हैं, और ये लो हीट कंटेंट होता है। इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन उतनी खास नहीं होती है, लेकिन पीट के कंपैरिजन में कुछ ठीक ठाक हो जाती है। इसमें सल्फर जैसे जो कंटेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और लिमिटेड सप्लाईज इन मोस्ट एरिया को, और वो लिमिटेड एरिया में ही इसका सप्लाई होता है, मतलब ये देखने को मिलती है आपको। तो इसको याद रखना है लिग्नाइट को। तो हमारे इंडिया में लिग्नाइट भी देखने को मिल जाता है आपको, पीट भी देखने को मिल जाता है। थर्ड नंबर पे आता है ब्यूटीमिनस, राइट। तो ये इसको हम सॉफ्ट कोल बोलते हैं। तो सॉफ्ट कोल बोलते हैं, जैसे पिक्चर में देख रहे हो आप, एक्सटेंसिवली यूज एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लार्ज सप्लाईज। तो ये बहुत जगह पे पूरे दुनिया में देखने को मिलता है। इंडिया में भी देखने को मिलता है, चाइना में भी देखने को मिलता है, एशिया में भी। एशिया में बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिलता है, पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है ब्यूटीमिनस। तो इसमें कार्बन जो होता है तो 40 to 80% होता है। अलग अलग जगह के कोल में अलग अलग कार्बन की रेंज देखने को मिलती है आपको, और इसको एज एन एनर्जी फ्यूल यूज़ किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज़ में। नॉर्मली हैज़ अ हाई सल्फर कंटेंट, इसमें सल्फर के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और लास्ट में जो टाइप आता है कोल का, उसको बोलते हैं हम एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो कोल है, एंथ्रासाइट कोल, इसको हार्ड कोल भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये कोल, और हार्ड होने के साथ साथ ये हाईली डिज़ायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट। सप्लाईज आर लिमिटेड इन मोस्ट एरियाज, ओके। तो इसके जो स्टॉक्स है तो वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री में उतनी कुछ खास
इसके स्टॉक्स नहीं है बाकी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। देखो जो ब्यूटीमिनस कोल है जिसको सॉफ्ट कोल बोलते हैं, तो इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और एंथ्रासाइड जो कोल है इससे पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, ये भी बात यहाँ पे याद रखना है आपको। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो। बात करेंगे हम कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड्स लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना में कोल को प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद में यूएसए, और उसके बाद में इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और जर्मनी। यहाँ पे आपको कोल के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया इन बाकी कंट्रीज़ में एंथ्रासाइट जो हार्ड कोल है, तो इसके स्टॉक बहुत अच्छे हैं, और इंडिया में इसके स्टॉक उतने खास नहीं देखने को मिलते। फिर भी इंडिया में कुछ कोल्ड फील्ड्स है, तो उन कोल्ड फील्ड्स को और कोल्ड बियरिंग स्टेट को यहाँ पे आपको याद रखना है। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में कोल की माइनिंग्स देखने को मिलती है। तो कोल की कुछ कोल फील्ड है, जैसे झारखंड की जब बात करते हैं हम, तो झारखंड में झरिया और बोकारो, इन जगहों पे आपको बहुत बड़ी कोल की माइनिंग देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करोगे आप, तो रानीगंज में आपको देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, और उड़ीसा में तालचेर। तो ये नेम्स आपको याद रखना है यहाँ पे, ताकि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी हो, और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का आप स्निप ले लीजिए और इसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसका चार्ट बना के आप लगा दीजिए आपके स्टडी रूम में, ताकि ये सब चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे दूसरे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या होता है, आप सभी को पता है, जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स की व्हीकल्स है, तो ये सभी इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर में चलते हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या केरोसिन हो गया, तो इसका अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कि आप पिक्चर्स देख रहे हो, जैसे हमने बताया था कोल का जैसे फॉर्मेशन होता है, कुछ ठीक उसी तरह से इसका भी फॉर्मेशन होता है। पहले पिक्चर, सेकंड पिक्चर और थर्ड पिक्चर में इसको निकालने की बात की गई है। तो इतना ही याद रखना है, जहाँ पे पेट्रोलियम मतलब होता है, जैसे जिसको क्रूड ऑयल वगैरह बोलते हैं, तो ऑयल जहाँ से मिलता है, तो ऑयल की ऊपर वाली लेयर में हमेशा गैस होती है। तो ये बात सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखना है। तो वन बाय वन तीनों यहाँ पे तीनों स्टेप्स को हम देखेंगे, कि टाइनी मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड वेयर बुरीड ऑन द ओशन फ्लोर। तो जैसे कि पिक्चर वन में देख रहे हो आप, बिफोर 300 to 400 मिलियन ईयर्स एगो, जो भी हमारा एक्वेटिक हैबिटेट ओशन या सी में देखने को मिलता है आपको, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मतलब उनको तो एक लाइफ साइकिल होती है, वो आफ्टर देयर डेथ वो क्या होता है, बुरीड ऑन द ओशन फ्लोर, जो ओशन का फ्लोर होता है वहाँ पे वो गड़े जाते हैं। ओवर टाइम द मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। तो जैसे जैसे समय जाता है, तो सिल्ट और सैंड से वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, और उसके ऊपर में लेयर बाय लेयर बनना शुरू हो जाता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द रिमेन्स वेयर बुरीड डीपर एंड डीपर। तो जैसे जैसे मतलब टाइम जाता जाएगा, सालों लाखों सालों के बाद में ये क्या हो जाएगा, मतलब पहले जिस लेयर पे थे, तो वो लेयर बहुत नीचे चली जाती है, और उसके ऊपर में काफ़ी लेयर टू लेयर क्या हो जमना शुरू हो जाता है यहाँ पे। द एनॉर्मस हीट एंड प्रेशर टर्न द रिमेन्स इनटू ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। तो लेयर का बनने के कारण इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, और प्रेशर होने के कारण बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। तो हीट के कारण यहाँ पे ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आज की बात करें हम, तो वी ड्रिल डाउन थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड रॉक्स टू रीच द रॉक फॉर्मेशन दैट कंटेन ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को निकालने के लिए ड्रिल करते हैं, और वहाँ पे वेल बनाते हैं, और ड्रिल की मदद से उस अलग अलग रॉक लेयर को काटते हुए हम क्या करते हैं, इन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये बहुत अच्छा एनर्जी फ्यूल माना जाता है इसको। तो जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, देखिए एक्वेटिक, यहाँ पे हमारा लैंड सरफेस एरिया भी दिख रहा है, और यहाँ पे सी सरफेस एरिया भी दिख रहा है आपको। तो गैस जो है वो ऑयल के ऊपर में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अलग अलग लेयर की बात की गई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये गैस है,
तो गैस के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो नॉन पोरस रॉक की होती है। नॉन पोरस रॉक मतलब इन इस रॉक को कुछ पोर्स नहीं होते, मतलब होल्स नहीं होते, और उसके ऊपर में पोरस रॉक्स होती है, और नीचे में अगर देखोगे आप तो नॉन पोरस रॉक होती है और पोरस रॉक। तो ये अल्टरनेट ये आपको देखने को मिलता है। तो होता क्या है, ऊपर में अगर नॉन पोरस रॉक हो तो गैस ऊपर में नहीं निकल पाएगी, नहीं तो ये गैस निकल जाती है। तो यहाँ से इसको ड्रिल किया जाता है और इस गैस को और ऑयल को निकाला जाता है, राइट। तो इसकी प्रोसेस अगर मानो कि देखो इस पिक्चर में आपको ये मछलियाँ फिशेस हो गई या यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है, तो ये आफ्टर देयर डेथ यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, डिपॉजिट्स हो जाते हैं इनके रिमेन्स। और इसके ऊपर में देखो जैसे हम सी की बात करते हैं या ओशन की, तो इसमें अलग अलग जगह से जो रिवर्स होती है वो ड्रेन होती है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा सील्ड सैंड ये सब चीज़ें आती है। तो इसके ऊपर में एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है, और ये सालों तक चलता रहता है। तो इसी के कारण इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने से क्या होता है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद में उसका डिकेइंग डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में इसके जो रिजल्ट आते हैं तो हमें ऑयल और गैस देखने को मिलती है, राइट। तो दूसरे डायग्राम में जैसे देखोगे आप तो देखो यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे ये गैस है। तो ये गैस भी जैसे ऊपर डायरेक्शन में उठती है, तो बाद में एक रॉक लेयर को ये क्रॉस करने के बाद में जब नॉन पोरस लेयर्स इसको लग जाती है, तो नॉन पोरस लेयर में ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है उसके, और उसको फिर हम ड्रिल करके क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और उसको बाद में अलग अलग प्लांट में हम फिल्टर करने के बाद में उसको यूज़ करने लायक बना लेते हैं, राइट। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्मेशन क्या होता है इसको हमने इस स्लाइड में देखा है, तो इस स्लाइड का भी आपने ज़रूर स्निप लिया होगा, राइट। सो हम बात करेंगे यहाँ पे यूज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं और इसका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे पेट्रोलियम में एस्फाल्ट आता है, तो एस्फाल्ट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जो रोड का कवरिंग होता है या वाटर प्रूफिंग होता है, जैसे रोड सरफेसिंग या वाटर प्रूफिंग के लिए एस्फाल्ट का हम यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस इज यूज एज द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। तो इसमें C1 से लेके C4 तक कार्बन देखने को मिलता है आपको। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लॉक्स, ये सब चीज़ें बनाने के लिए इसको नेचुरल गैस को हम यूज़ करते हैं। केरोसिन पता ही है आपको, इसकी भी डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गैस ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, तो अलग अलग जगह पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे टार बनाने के लिए जो डाबर वगैरह होता है, तो उसको बनाने के लिए भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। रोड सरफेसिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। ग्रीज हो गया, वैक्सेज हो गया, वैसलीन हो गया, लुब्रिकेटिंग मशीन्स पार्ट्स हो गए। तो मतलब वैसलीन ये लुब्रिकेटिंग करने के लिए मशीन के पार्ट को लुब्रिकेटिंग करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फ्यूल फॉर द एचएम व्हीकल्स, राइट, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। एविएशन फ्यूल, एयरप्लेन में भी इसको यूज़ किया जाता है, या डोमेस्टिक फ्यूल स्टोव के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इल्यूमिनेशन ऑफ लैम्प, लैम्प में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो दीज आर सम यूटिलिटीज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसका भी आप एक स्नीप लेके रखिए और इसका चार्ट बना के लगाइए। इसके ऊपर में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। सो हम यहाँ पे एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू पाइपलाइन। तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बड़े बड़े पाइपलाइन के थ्रू इसको एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी किया जा सकता है। और इसकी हीट जनरेटिंग जो कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू वुड एंड कोल, ये बहुत ज़्यादा होती है। लिटिल वेस्टेज ड्यूरिंग द पावर जनरेशन एंड लेस पोल्यूशन। तो जब पावर जनरेशन की बात आती है तो इसका वेस्टेज भी बहुत कम होता है और इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं नहीं होता है, बहुत कम पोल्यूशन होता है। इट कैन बी यूज एज द रॉ मटेरियल इन फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इसको फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एज एन रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं और करते भी है। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। तो इसको क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइन कर लेते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में इसको कन्वर्ट। देखो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन नहीं होता है।
ये इसके रॉ फॉर्म को हम पेट्रोलियम बोलते हैं, और जब इसको रिफाइन कर लेते हैं तब हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या केरोसिन, और इसकी अलग अलग यूटिलिटी होती है। ये बात याद रखना है आपको। पेट्रोल एंड डीजल आर फ्यूल यूज बाय द ऑटोमोबाइल्स भी इसको यूज करते हैं हम। अनदर प्रोडक्ट एस्फाल्ट, जैसे मैंने बताया आपको, रोड सर्फेसिंग और वाटर प्रूफिंग के लिए इसको यूज करते हैं। नेचुरल गैस इज यूज एज द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इनमें से जो नेचुरल गैस है उसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तौर पे हम यूज़ करते हैं, जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आता है जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, और एक कॉम्प्रेस नेचुरल गैस आता है जिसको हम सीएनजी बोलते हैं। तो ये एलपीजी होता है वो कुकिंग फ्यूल के लिए यूज़ होता है, और सीएनजी जो होता है वो व्हीकल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लेस पोलूटेंट होता है, लेस पोल्यूशन इससे होता है, और क्लीनर फ्यूल होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ऑल फ्यूल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है, ये याद रखना है यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे ये भी इसके साथ साथ याद रखना है आपको कि ये सब चीज़ें हमारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है। द कंट्रीज अराउंड द पर्शियन गल्फ आर टुगेदर द प्रिंसिपल पेट्रोलियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो पर्शियन गल्फ जहाँ पे है तो उनके आजू बाजू में जितनी भी कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, पेट्रोलियम के स्टॉक देखने को मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, सऊदी अरेबिया हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका। उसके बाद में ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कुवैत है, इराक है, ये बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ये पेट्रोलियम के स्टॉक और नेचुरल गैस के स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको नेचुरल गैस के स्टॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे रसिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना, मेक्सिको, कनाडा, वेनेजुला, नॉर्वे, नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड अल्जीरिया। ओके, तो इन कंट्रीज़ को आपको मैप में शो करना है और मुझे सेंड करना है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने वाली जो कुछ मेजर कंट्रीज़ है, उनमें कुछ दो तीन नेम्स तो आपको याद रखना है, जैसे रसिया हो गया, यूएसए, कनाडा, यूके एंड नॉर्वे। तो ये नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने वाली लीडिंग कंट्रीज है, ये बात याद रखना है आपको। सो हम यहाँ पे इंडिया की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो देयर आर मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया आर आसाम, गुजरात एंड बॉम्बे है। एक बात याद रखिए आप, इंडिया में जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन है तो उसमें आसाम आता है, गुजरात, बॉम्बे हाई आता है। ओके, तो बॉम्बे हाई कौन सा एरिया है, द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, राइट। These regions also produce large quantities of natural gas। तो यहाँ पे नेचुरल गैस को भी प्रोड्यूस किया जाता है। द मेन ऑफ ऑयल फील्ड ऑफ आसाम आर लोकेटेड इन दिग्बोई। तो दिग्बोई भी जो आसाम का एरिया है, वहाँ पे आपको ऑयल फील्ड देखने को मिलती है। तो ये सबसे ओल्ड ऑयल फील्ड है दिग्बोई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, तो इसका आंसर है दिग्बोई। गुजरात में जो ऑयल फील्ड है वो गल्फ ऑफ खंबात है, याद रखना आपको। ये पेयर के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। और अंकलेश्वर एंड कालोल, तो यहाँ पे भी आपको ये ऑयल फील्ड देखने को मिलती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑयल फील्ड देखने को मिलती है। गंगा और गोदावरी बेसिन, ये दोनों रिवर के बेसिन में, इसके साथ साथ में कावेरी, कृष्णा महानदी के बेसिन में, और ये जो डेजर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे अभी तक हमने काम शुरू नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे सर्वे किया गया है कि यहाँ पे बहुत बड़ी ऑयल बियरिंग एरिया है ये सब एरिया। तो इसको पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे अभी फ़िलहाल हम, क्योंकि यहाँ पे वो एडिक्वेट टेक्नोलॉजी और कैपिटल न होने के कारण इसको सिर्फ सर्वे किया गया है, और इसको आने वाले कुछ फ्यूचर डेज में इसको निकाला जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो। तो किसी भी देश में मतलब इनके स्टॉक्स होना उस देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है यहाँ पे। तो थोड़ा मैप वर्क देखेंगे हम यहाँ पे, और मैप से समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पूरे वर्ल्ड में इनके स्टॉक कहाँ कहाँ पे देखे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इसको लेबल कीजिए आप, राइट। कि ये जो पहला एरो दिख रहा है आपको, ये है आपकी मतलब अरे ये पर्शियन गल्फ है ये, राइट। तो पर्शियन गल्फ की जहाँ पे हमने बात की थी, तो पर्शियन गल्फ गल्फ कंट्री है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया, ईरान,
राइट, कुवैत वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। उसके बाद में सेकेंड एरो, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी कंट्रीज़ के नेम आपको लेबल करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। तो मैप वर्क जितना ज़्यादा करोगे बेटा उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है और किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन से स्टॉक्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसी मैप को आप स्निप ले लीजिए और यहाँ पे उसके नेम देना है। तो थोड़ा मैं इसको और क्लियर कर दूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पर्शियन गल्फ है, ये देखो ये यहाँ पे अरेबिक सी है और ये यहाँ पे क्या होती है, एक गल्फ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये सब कंट्रीज है, जैसे ये दुबई वगैरह हो गया या कुवैत वगैरह हो गया या यूएई हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान वगैरह हो गया, ये नाइजीरिया वगैरह हो गया, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है, यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है। तो ये इन कंट्रीज़ का ग्रुप ही है, जो ग्रुप क्या करता है पूरे वर्ल्ड में, मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को सप्लाई कर। और बाकी जो कुछ लीडिंग कंट्रीज़ है उनके बारे में कनाडा हो गया, यूएसए, रशिया, तो इनके बारे में इसमें नहीं दिया है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस के स्टॉक्स को रखते हैं, राइट। तो इनको थोड़ा सा और दूसरे मैप में देख लेते हैं। ये देखिए कंट्रीज़ के नेम। लेकिन मैंने जो पहला मैप बताया आप लोगों को, उस मैप को मुझे भेजना है आप लोगों को, राइट। तो वीडियो को पॉज करके स्निप ले लेना आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको आसानी हो इसलिए इसको थर्ड मैप में भी शो करने की कोशिश की है। कतार कहाँ पे, यूनाइटेड अरब, सऊदी अरेबिया, ईरान, राइट, इराक, तो लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुला, इक्वाडोर, राइट। तो और भी आप इंटरनेट की मदद से इन कंट्रीज़ को और अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जहाँ तक मैंने सभी अभी नियर अबाउट आपको सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिए, फिर भी मैप वर्क में आपको देखना है, इसका भी स्निप लेके रखिए। मेजर ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, जैसे मनाली हो गया, भटिंडा हो गया, पानीपत, मथुरा, बीना, बरनुई, राइट, बोंगईगांव, उमेनी, दिग्बोई, राइट, ये दिग्बोई आसाम में है, राइट, गुवाहाटी, कोलकाता, हल्दिया, यहाँ पे जामनानगर, कोयली, मुंबई, मंगलोर, कोची, विशाखापट्टनम, तातीपक्का, चेन्नई, नागापत्तिनम, राइट। तो जो भी एक दो नेम छूट गए होंगे, तो इस मैप को भी कवर करना है। और इस मैप को ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन कौन कौन से हमारे यहाँ पे, तो मुंबई है, चेन्नई है, महानदी। तो इनमें से कुछ जो फील्ड है अभी उसका सर्वे किया गया और जहाँ जहाँ पे एरो दिख रहे हैं वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज लगी हुई है, तो यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। ये सब चीज़ें याद रखना है आपको। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें हम एडिशनली डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि अगर मान लो कि हमारे देश में आपातकाल आ जाता है, मतलब हम अभी ऑयल के ऊपर, पेट्रोलियम के लिए और नेचुरल गैस के लिए जो कि है कि बाहर कंट्रीज़ के ऊपर में डिपेंड है, राइट। तो बाहर कंट्री के ऊपर में डिपेंड है, तो अगर मान लो कि बाहर कभी वर्ल्ड वार वगैरह हो जाता है या वार जैसी सिचुएशन हो जाती है और ऑयल का सप्लाई, पेट्रोलियम का सप्लाई अगर बंद हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमारे देश की मशीनरी कैसे चलेगी फिर। तो एक तरह से हमारी इकोनॉमी रुक जाएंगी, तो वो नहीं रुकनी चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट के ने एक प्लान बनाया जिसको हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बोलते हैं। तो इससे क्या किया जाता है, इसको स्टॉक करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर यूज। तो जैसे कि यहाँ पे एक न्यूज़ का कटिंग देख रहे हो आप, यहाँ पे बोला गया है कि 63 डेज का पेट्रोलियम स्टॉक रिजर्व भारत के पास में है और उसको बढ़ा के 90 डेज का इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है। लेकिन अगर फैक्ट देखा जाए तो हमारे पास में जो स्टॉक्स है वो सिर्फ 36 मिलियन बैरल के स्टॉक्स है। अभी मैं यहाँ पे बैरल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो बैरल का मतलब क्या होता है, जो एक ड्रम जैसा होता है। तो एक बैरल का मतलब उसमें 159 लीटर ऑयल आता है उसमें, मतलब पेट्रोलियम आता है उसमें, राइट। 159 लीटर का बैरल आता है। अभी 36 बैरल, मिलियन बैरल का मतलब क्या हो गया अभी, तो मिलियन के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो उतना स्टॉक हमारे पास में। और हमारे इंडिया में रोज का जो पेट्रोलियम यूज़ होता है वो 3 मिलियन बैरल का होता है। कितना, 3 मिलियन बैरल हमारे इंडिया में रोज का पेट्रोलियम क्या होता है, यूज़ होता है। तो उस हिसाब से अगर 36 मिलियन बैरल हमारे पास में क्या है, स्टोर है, अगर इसका टोटल करोगे आप इस पेज पे जो भी वैल्यू दिख रही है आपको, तो 36 मिलियन बैरल ही आएगा अबाउट, ओके।
तो वो तो 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसे सिचुएशन में हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। जो न्यूज़ चैनल पे आपको बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाती है कि हमारे पास में राफेल आ गया, ये आ गया, वो लेकिन इसको उड़ाने के लिए, चलाने के लिए तो हमारे पास में पेट्रोलियम होना चाहिए। जो हमारे मतलब टैंक्स वगैरह होते हैं या जितनी भी चीज़ें, व्हीकल्स वगैरह, ये सब तो ऑयल पे ही मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ही चलेगा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के स्टॉक जो है हमारे यहाँ पे 36 मिलियन बैरल है, जो कि और हर दिन का हम कंज्यूम कितना कर जाते हैं, 3 मिलियन बैरल कर जाते हैं। तो उस हिसाब से केवल हम 12 दिनों तक ही क्या कर पाएंगे, चल पाएंगे, उसके बाद में तो ख़त्म हो जाएंगे। इस न्यूज़ कटिंग में ये 63 जो दिया है, तो ये कुछ मतलब हो सकता है कि इनकी तैयारी हो या कुछ हो। तो आज की डेट में अलग अलग जगह पे मतलब क्रूड ऑयल को स्टोर करने की होड़ मची है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूएसए के पास में स्टोर है, जो कि 800 मिलियन बैरल का है। उसके बाद में चाइना के पास में है, जो कि 550 मिलियन बैरल का है, और जापान के पास में 528 मिलियन बैरल का है। तो जापान सबसे ज़्यादा दिनों तक मतलब अपने स्टॉक को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। भले ही जापान 4 मिलियन बैरल को क्या करता हो, पर डे यूज़ करता हो, 132 डेज तक वो क्या कर सकता है, अपने स्टॉक को यूज़ कर सकता है। तो और इंडिया की बात तो मैंने बताई आपको कि 3 मिलियन बैरल को इंडिया रोज का यूज़ करता है। मतलब 30 लाख बैरल, मिलियन बैरल का मतलब 30 लाख बैरल। तो एक दिन का यहाँ पे अगर पेट्रोल या डीजल कुछ भी यूज़ कंबाइंड यूज़ करें हम, तो 48 करोड़ लीटर यूज़ करते हैं हम लोग, 48 करोड़। तो 48 करोड़ यूज़ करते हैं, इसका मतलब समझिए आप। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जो स्क्रीन पे मैंने पिक्चर दिखाने की कोशिश की है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू एंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री बाय सर्विंग एज द कुशन ड्यूरिंग एनी एक्सटर्नल सप्लाई डिसरप्शन। तो अगर मान लो कि कहीं से जो सप्लाई हमारा बंद हो जाए, ये जो हमारी गल्फ कंट्री है, इन्होंने अगर मना कर दिया हम लोगों को कि हम आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा। तो उस कंडीशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 5.33 MMT ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज किया पहले फेज में। तो ये पहला फेज 2005 में शायद शुरू किया गया था, और उस समय में मनमोहन सिंह की सरकार थी, राइट। तो अलग अलग 3 जगहों पे किया गया था, विशाखापट्टनम में, मंगलोर में और पादुर में किया था। तो ये विशाखापट्टनम कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। मंगलोर कर्नाटका में आता है, और पादुर भी कर्नाटका में आता है। तो यहाँ पे 1.33 MMT का मतलब क्या होता है, 10 मिलियंस बैरल होता है अबाउट, राइट। और 1.5 MMT मंगलोर, इसका मतलब होता है 11 मिलियन बैरल होता है। और पादुर में 2.5 की बात की गई है, तो इसका 15 मिलियन बैरल होगा ये, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। और अनदर 6.5 मिलियन mm ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व इज बीइंग प्लान्ड इन द एसपीआर फेज 2। तो ये अभी प्रस्तावित है, मतलब इसके ऊपर में काम चल रहा है, तो ये अभी हुआ नहीं है। चांदी खोल उड़ीसा में 4 MMT, इसको मतलब इसको 27 मिलियन बैरल का ये बनाने जा रही है गवर्नमेंट। ये हमारे देश का सबसे बड़ा एसपीआर रिजर्व होगा, राइट। और उसके बाद में पादुर में ही इसकी कैपेसिटी 15 से लेके 2.5 तक करने की सोच रहे हैं गवर्नमेंट। और हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल के स्टोरेज कितने हैं, और अपकमिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी क्या होने वाली है फेज 2 में। तो ये सब इस स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा है। आई होप कि जो कोशिश मैंने की है यहाँ पे कि जो आपातकालीन भंडार होते हैं हमारे, जिसको हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बोलते हैं, जब हमें बाहर कंट्री से ये सब कुछ नहीं मिलेगा, उस सिचुएशन से निपटने के लिए जो हमने यहाँ पे व्यवस्था की है हमारे गवर्नमेंट ने, वो भी हमें इस टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं तो समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो इसका स्निप लेके रखिए। आगे आपको होमवर्क दे के रखा है मैंने, उस होमवर्क को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो इस होमवर्क का भी आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ पे स्निप ले लो। देर आर द 20 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू solve these all 10 questions and send me on my WhatsApp number. So thanks for watching this video. See you in the next video.